चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को पूरा ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद भारत में बायोडाइवर्सिटी होता क्या है उसको देखेंगे, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन देखेंगे, उसका संरक्षण देखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को कंप्लीट रूप से आज जानना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट को। क्या भाई, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग को देखना है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे बड़े बड़े अक्षर में। देखिए, बायोडाइवर्सिटी याद रख लेना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बात कर रहे हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी का पूरा हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो याद रख लेना, 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन में पूछेगा इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी ईयर कौन से ईयर को घोषित किया गया था। तो क्या लेना है आप लोग को, 2010। क्या लेना है, 2010। ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो रेमंड एफ दासमैन ने दिया। किसने, रेमंड एफ दासमैन ने दिया। ये आप लोग को देखना है। ठीक है, याद रखना कौन सा किसने दिया टर्म्स, ये जो बायोडाइवर्सिटी का टर्म्स है ये किसने दिया भाई, तो रेमंड एफ दासमैन। रेमंड एफ दासमैन कब दिया, 1968 में दिया। ये शब्द ना, शब्द टर्म्स। उसके बाद जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये तो दे दिया। इसका यूज किसने किया, तो 1985 में, 68 में ये टर्म्स आया। उसके बाद 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने किसने इसको यूज किया। ठीक है, रोजेन साहब ने यूज किया। और टर्म्स दिया किसने, तो दासमैन साहब ने दिया। याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कहलाते हैं, एडवर्ड ओ विल्सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी याद रख लेना, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन। उसके बाद देखिए, विश्व के 17 जैव विविधता वाले देशों में भारत भी अपना स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। याद रख लेना है, विश्व के भू क्षेत्र में 2.4% हिस्सा के साथ भारत का आपका क्षेत्र आता है। इसमें अगर जीव प्रजाति के आधार पर देखें तो 7.8% हिस्सा इस स्थल में आपका उपस्थित है। इसको याद रख लेना। अब तक जंतुओं की ना याद रख लेना 80,000 से अधिक, और पौधों की प्लांट्स में देखोगे, फ्लोरा में देखोगे तो 45,000 प्रजातियां। तो पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और जीव जंतुओं की 80,000 से अधिक प्रजातियां भारत में आप देखोगे। ठीक है, भारत में ना, कहां पर, तो भारत में। इसको याद रख लेना। ओके, इसके बाद इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या होती है, जिसे हम लोग हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी। और इस हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया, तो नॉर्मन मायर्स ने दिया। कब दिया, 1988 में दिया। इसको याद रख लेना, 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया। इतना को याद रखना है। तो इसमें आप देखिए, जैव विविधता वर्ष, विश्व जैव विविधता वर्ष कौन सा है भाई, 2010। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता का जो टर्म्स है उसको किसने दिया, दासमैन साहब ने दिया। कब दिया, 1968 में दिया। फिर इस जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द को यूज किसने किया, तो याद रख लेना, रोजेन साहब, वाल्टर जी रोजेन ने 1985 में। बायोडाइवर्सिटी का जनक या फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कहलाते हैं, एडवर्ड ओ विल्सन। याद रख लेना। इसमें आप देखोगे भारत में जीव जंतुओं की 80,000 से अधिक प्रजाति, पौधों की 45,000 से अधिक प्रजाति। हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, नॉर्मन मायर्स ने दिया। कब दिया, 1988 में दिया। याद रख लेना है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग जैव विविधता का थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, कि होता क्या है, इसका डेफिनेशन, ये सबको हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, दिख रहा होगा ये। चलिए, जैव विविधता, तो जैव विविधता किसको बोलेंगे, जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों और उनके जीन तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता से है। इसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, उनके आवास सब शामिल होते हैं और सबको मिलाकर के बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। याद रख लेना। ठीक है, अब ये बायोडाइवर्सिटी के प्रकार को देखेंगे तो इसको अलग अलग प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसमें एक होता है अनुवांशिक विविधता, एक होता है प्रजाति विविधता, और एक होता है आपका पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम
स्पीसीज आपका डाइवर्सिटी, ठीक है, याद रख लेना। इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहने का मतलब इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और आपका जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसी को बोलते हैं। तो ये होता क्या है समझिए इसको, एक ही प्रजाति के जीव है ना, याद रख लेना, ठीक है। देखिए एक ही प्रजाति के सदस्यों में जीन संबंधी जो डाइवर्सिटी दिखाई देती है, अलग अलग उसमें अंतर दिखाई देता है, उसको आनुवांशिक विविधता, मतलब एक प्रजाति के जीन में जो अंतर दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिक विविधता बोलते हैं, याद रख लेना। जैसे कि धान की अलग अलग किस्में होती हैं, आम की अलग अलग किस्में होती हैं। अभी तो एक ठो आम फेमस हो गया है, एक किस्म में उसका लाख रुपया में, उसका 1 किलो का 1 लाख 2 लाख 3 लाख कई लाख रुपए में बिक रहा है। तो वो क्या हो गया आपका जेनेटिक विविधता। प्रजाति विविधता, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता, एक ही जीव लेकिन उसकी प्रजातियों में कई आपके अंतर आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रजाति विविधता। जैसे कि वन में बाघ आ गया, हिरन आ गया, साल, चीता, ये सब आ गया, तो ये सब क्या है, प्रजाति विविधता। उसी के तरीके से देखो बिल्ली का कैट परिवार बोलते हैं ना, याद रख लेना। बिल्ली के परिवार के रूप में तेंदुआ, चीता, टाइगर ये सबको लिया जाता है ना, उसी तरीके से। तो वो क्या है, प्रजाति विविधता। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की विविधता, तो अलग अलग इकोसिस्टम के जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं उनके आवास में जो अंतर आता है उसको बोला जाता है क्या, तो पारिस्थितिकी विविधता, जिसमें वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, मरुस्थल, नदी, झील, इन सब में अलग अलग इकोसिस्टम दिखाई देगा। तो एक में जल का दिखाई दे रहा है, वन का दिखाई दे रहा है, घास का, डिजर्ट का, सबका अलग अलग इकोसिस्टम का वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, समावेश दिखाई दे रहा है। तो उसको बोलेंगे हम लोग पारिस्थितिक विविधता या इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, याद रख लेना, ठीक है। इतना आप लोग को इसमें जानना है। इसके बाद देखिए ये दिख रहा है कि नहीं भाई, एक बार देख लेता हूं मैं, आप लोग समझ में पा रहे हो, हाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये नोट्स अभी मिल जाएगा आप लोग को, डोंट वरी। इसके बाद देखते हैं, यहां पर आप लोग को समझना है, देखिए यहां पर जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें सभी स्पीसीज, सभी जीव जंतु क्या रहते हैं, उनका डाइवर्सिटी रहता है, उनमें विविधता रहती है, वो बहुतायत रूप में पाए जाते हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बने रहता है, ठीक है। खाद्य और कृषि संसाधन उपलब्ध कराना इसका महत्व है। औषधि और औषधीय पौधों का स्रोत भी बनता है। लकड़ी, रेशा, ईंधन, इन सब का सोर्स बन जाता है। परागण और पोषक तत्वों के चक्र में ये सहयोग करेगा। जलवायु परिवर्तन को ये कंट्रोल रखने में सहयोग करेगा। पर्यटन और आजीविका का आधार भी बनता है ना। आप देखते हो नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, है ना। आप बॉटनिकल गार्डन, जू गार्डन, यहाँ पर हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को, आसपास के लोगों को, आसपास में दुकान खुलता है ना, शॉप खुलते हैं, रहने वहने का होम स्टे, इस तरीके से। तो उनकी आजीविका के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ पर्यटन में, टूरिज्म में बढ़ावा हो जाता है। भविष्य के लिए आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण भी रहता है। तो स्पीसीज आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड के में आ जाते हैं या संकटग्रस्त में शामिल हो गए, उन लोग को बचाने के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए जैव विविधता के प्रमुख पैटर्न को समझना है। तो एक तो अक्षांशीय विविधता होता है, एक ऊंचाई के साथ विविधता होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई के साथ बढ़ोगे तो जैव विविधता में कमी आएगी। जैव विविधता में देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर पोलर रीजन में जाओगे, ये आपका पोल है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो पोलर रीजन में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, याद रख लेना। इक्वेटर की आपका पोलर रीजन में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, इसको याद रख लेना, ठीक। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पोलर से आप नीचे आते हो तो बायोडाइवर्सिटी में वृद्धि होगी, और आपका इक्वेटर से पोलर की ओर जाते हो तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि ये जो आपका
ट्रॉपिकल रीजन है जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है ये सर्वाधिक होता है, याद रख लेना है, ठीक है। ये सर्वाधिक होता है बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर, तो ट्रॉपिकल रीजन में, ये आप लोग को जानना है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने पर प्रजाति विविधता में कमी देखी जाती है, याद रख लेना, ठीक है, इतना जानना है। फिर भारत और जैव विविधता में देखेंगे तो भारत विश्व के मेगा डाइवर्स आपके कंट्रीज में शामिल है ना, मेगा डाइवर्स कंट्रीज में शामिल है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। इसी जैव विविधता के अंतर्गत 4 हॉट स्पॉट है। इस हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, नॉर्मन मायर्स, ठीक है, याद रख लेना, नॉर्मन मायर्स। किसी दिक्कत, ये याद रख लेना, कब, 1988 में ये हॉट स्पॉट, या इसी को मेगा डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। अब ये भारत में 4 हॉट स्पॉट है, कौन कौन सा, एक तो हिमालयन रीजन, इसको मैं यहाँ पर देखिए, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, इसको अलग से आगे टॉपिक में है, ये इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो हिमालयन रीजन, इंडो बर्मन, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड, ये 4 आपके क्या हैं, हॉट स्पॉट है। कितने, 4 हॉट स्पॉट, याद रख लेना। तो इतना हो गया, ठीक, ये आप लोग को समझना है और याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, देखिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इसमें बताया गया है और उसके प्रमुख खतरों को बताया गया है। तो इसको समझिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा इसके प्रमुख खतरे। तो याद रख लेना, इसको एक ट्रिक में बताया गया है, हिप्को का मतलब है एज का हैबिटेट लॉस, आवास का विनाश। कोई भी विविधता को कम करना है या उसको खत्म करना है तो उसमें आवास में कमी आती है, ठीक है। आई का इन्वेसिव स्पेसीज, आक्रामक विदेशी प्रजाति, जो यहाँ के जो आक्रामक नहीं है ऐसे प्रजातियों को खत्म कर देते हैं। पॉल्यूशन, प्रदूषण भी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने का काम करता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व का दबाव, ताकि हम लोग जंगल को काट काट के क्या करते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को कम करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ जनसंख्या बढ़ेगा तो हम जो जंगल के पेड़ पौधों को, वहां पर नीचे में उपस्थित खनिजों को निकाल करके हम लोग उसको अपने इनकम के सोर्स बनाते हैं, या हमारे जीवन यापन का सोर्स बनाते हैं, या देश के आर्थिक रूप से उसका आर्थिक सोर्स के रूप में उसको यूज करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। क्लाइमेट चेंज भी बायोडाइवर्सिटी को खत्म करेगी। मान लीजिए कोई जंगल है, वहाँ पर बहुत सारे फ्लोरा और फौना के स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन उसी जंगल के करीब कोई आपका देखोगे नदी या कोई बाढ़ आ गया तो जंगल खत्म हो गया, आग लग गया तो वो जंगल खत्म होते, वहाँ पर उपस्थित जो स्पीसीज है वो भी खत्म हो जाएंगे ना भाई। तो उससे क्या हो जाएगा, जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अति शोषण, तो संसाधनों का अत्यधिक दोहन, यही है, सभी जंगलों को काट काट के अत्यधिक रूप से हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगा। तो ये सब है, हिप्को याद रख लेना, हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, याद रख लेना। अब जैव विविधता को संरक्षित कैसे रखेंगे, उसको हम लोग सुरक्षित कैसे रखेंगे, तो याद रख लेना, इसके लिए 2 मेथड है, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू मतलब प्राकृतिक आवास है, एक्स सिटू मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर दूसरा आवास है। तो प्राकृतिक इन सिटू मतलब वहीं पर उस पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के जो विविधता है, स्पीसीज है, प्रजाति है, उसको वहीं पर संरक्षित करने के उपाय लगाना, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बना देते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, आपका संरक्षित वन क्षेत्र, आपका बहुत सारे पवित्र उपवन, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना, पवित्र उपवन ये सब आ जाएगा। एक्स सिटू में हम लोग वहाँ के जो स्पीसीज है उसको दूसरे जगह में शिफ्ट करके उसके अनुकूल वातावरण बना करके वहाँ पर उसका कंजर्वेशन करते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर, वनस्पति बॉटनिकल गार्डन, बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब,
ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये ex-situ। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन आज हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अधिनियम या राष्ट्रीय अधिनियम अधिसमय क्या क्या बना है, इसको भी देख लो भाई। थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट समझ में आए, ठीक है। देखिए, चलिए यहां पर समझिए। तो अंतरराष्ट्रीय अधिसमय में देखिए 1992 में जैव विविधता अधिसमय CBD रियो डी जेनेरो में हुआ, 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल और 2010 में नगोया प्रोटोकॉल। तो याद रख लेना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जैव विविधता के सुरक्षा के लिए है। याद रख लेना, जैव संसाधन की पहुंच और लाभ साझा के लिए नगोया है और जैव सुरक्षा के लिए कार्टाजेना है, कार्टाजेना। तो इसको याद रख लेना। भारत में इसके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये सब को पूछता है ना, एक तरफ ये नाम लिख देगा, एक तरफ उसके ईयर को लिख देगा। मैच द फॉलोइंग में पूछेगा CG सेट के एग्जाम में, तो इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूं। और यहां पर कार्टाजेना और आपका नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद रख लेना, ओके। कोई दिक्कत क्या बताइए, तो इतना आप लोग को जानना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए जैव विविधता का मानचित्रीकरण, उसका मापन कैसे करेंगे, उसका मैपिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए जैव विविधता का मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के मानचित्रीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं पॉल विलियम्स, डिक्वेन राइट और क्रिस हम्फ्रिज ने। ये 3 लोग हैं, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के पॉल विलियम्स, डिक्वेन राइट और क्रिस हम्फ्रिज ने, ठीक है, याद रख लेना। तो ये 3 लोग हैं, कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। इन्होंने सबसे पहले मानचित्रण किया किसका, बायोडायवर्सिटी का, उसका मैपिंग किया, याद रख लेना। और उसके लिए एक ठो सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक, वर्ल्ड मैप नाम का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, मैपिंग के लिए। और उसके द्वारा उसका मैपिंग करना शुरू कर दिया गया, ठीक है, याद रख लेना। अब ये मैपिंग के लिए या मानचित्रण के लिए देखोगे तो 3 विधि अपनाई जाती है। इसकी मेथड क्या है, तो मेथड को 3 विधि में हम लोग देखते हैं। एक तो अल्फा विविधता, अल्फा ऐसा लिखा रहता है, अल्फा विविधता, अल्फा डायवर्सिटी। दूसरा होता है बीटा डायवर्सिटी और तीसरा होता है गामा डायवर्सिटी। याद रख लेना, अल्फा, बीटा और गामा डायवर्सिटी, याद रख लेना, ठीक है। किसी कोई दिक्कत क्या, तो अल्फा, बीटा, गामा डायवर्सिटी, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। अल्फा विविधता में क्या होता है भाई, कि किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या, ठीक है, एक कोई क्षेत्र है उसमें उपस्थित सारे जीव जंतुओं की प्रजातियों की संख्या, कुल संख्या को क्या कहेंगे, अल्फा विविधता। बीटा किसको कहेंगे, बीटा याद रख लेना, पूछता है ना, अल्फा, बीटा, गामा, ये पूछता है। और वहां पर क्या बोलेगा, अनुवांशिकी, प्रजाति और इकोसिस्टम वाला, पारिस्थितिकी, उसको पूछेगा। तो यहां पर मैपिंग के लिए 3 मेथड, इसमें देखोगे बीटा में तो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक डाइवर्सिटी को कहेंगे स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, किस किस लेवल में उसका डाइवर्सिटी है, उसको बताया जाएगा। इसमें कुल प्रजातियों की संख्या, इसमें स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी को देखा जाएगा। गामा विविधता, गामा विविधता में देखोगे तो कोई क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के इंटर रिलेशन, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन के फलस्वरूप जो विविधता आती है उसको हम लोग गामा विविधता कहते हैं। तो देख लो एक एक शब्दों में, ये टोटल डाइवर्सिटी, ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, और इसमें देखोगे तो प्रजातियों के बीच में इंटर रिलेशन दिखता है, इंटर रिलेशन, याद रख लेना, प्रजातियों के बीच में
काम खत्म, इतना हो गया। इसी को बोलते हैं मैपिंग का थ्री मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैपिंग, याद रख लेना। अब यहां पर देख लेते हैं इसके क्षेत्र को देखते हैं, तो समझिए आप इसके क्षेत्र को, ठीक है। 1,40,03,000, ठीक है, पूरे विश्व में प्रजातियां निर्धारित की जा चुकी है जैव विविधता के लिए, किंतु अभी भी प्रजाति ऐसे अनेक प्रजाति हैं जो अभी चिन्हांकित नहीं की गई है। लेकिन भूतल पर विभिन्नता के आधार पर देखें तो बायोडाइवर्सिटी को इसमें हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कम ज्यादा है, ऐसे उसको डिवाइड करते हैं। तो अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र, हाईएस्ट डेंस बायोडाइवर्स एरिया, इसमें आ जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, वेटलैंड। तो याद रख लेना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ और वेटलैंड, ये क्या है, तीनों वाला क्षेत्र, ये अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र में आते हैं। फिर इसमें देखोगे थोड़ा सा इससे कम, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, जिसको हाईली बायोडाइवर्स एरिया बोलेंगे, और इससे कम जैव विविधता वाले क्षेत्र, जिसको लेस बायोडाइवर्स एरिया बोलेंगे, और इससे भी कम मतलब सबसे कम निम्न जैव विविधता वाले क्षेत्र मतलब लिस्ट बायोडाइवर्स एरिया बोलेंगे। तो इस प्रकार से इस सबको जानना है आप लोग को, ठीक है, याद रख लेना। अब आ जाते हैं हम लोग, ये क्षेत्र है ना, यहां पर देखिए जैव विविधता का सूचकांक कि कहां पर बायोडाइवर्सिटी का अत्यधिकता है, अधिकता है, कम है, उसका इंडिकेटर क्या है, ठीक है, इंडिकेटर क्या है, तो इसको जानना पड़ेगा ना भाई। जैव विविधता को मापने के लिए दो ठो है ना, दो ठो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, एक तो सिम्पसन और दूसरा शेनन वीनर सूचकांक। तो इसको याद रख लेना, पूछेगा ये सिम्पसन आपका इंडेक्स और शेनन वीनर इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स किसके लिए यूज होता है, तो बायोडाइवर्सिटी के मेजरमेंट के लिए या बायोडाइवर्सिटी को इंडिकेट करने के लिए ये शो होता है। याद रख लेना, ये दो ठो मेथड है, इसका ही यूज करके कहीं पर की बायोडाइवर्सिटी के प्रजातियों की प्रचुरता को मापा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। सिम्पसन इंडेक्स और शेनन वीनर इंडेक्स को याद रख लेना है भाई, ठीक है, इसको याद रख लेना। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हम लोग IUCN को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, IUCN, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IUCN आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, IUCN थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखे। चलिए ये दिख रहा होगा IUCN, ठीक है, देख लेता हूं एक बार, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण पारिस्थितिकी, इसी बायोडाइवर्सिटी में हम लोग IUCN को देखेंगे। IUCN का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रख लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका पूर्व नाम या पूर्ण नाम देखोगे तो याद रख लेना IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको याद रख लेना। इसका गठन देखोगे, गठन कब हुआ था भाई, 1956 में। कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में, ग्लांड शहर है, ग्लांड शहर स्विट्जरलैंड में 1956 में यह IUCN का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, प्रकृति का संरक्षण करना। कार्य कैसे करता है, तो ये याद रख लेना, UNO और गैर सरकारी एजेंसी है ना, NGO के साथ ये मिल करके WWF के साथ ये आपका कोऑर्डिनेशन जमा करके ये क्या करता है, वैश्विक जीवों की संरक्षण का काम करता है, प्रजातियों की संरक्षण का काम करता है। किसके किसके, तो UNO और गैर सरकारी एजेंसी दोनों मिलकर इससे बात करेंगे, WWF से, है ना, आपका WWF के साथ समन्वय करेंगे और ये सभी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए काम करेंगे, याद रख लेना। तो इसको, ये विशेष काम है, इसी को याद रख लेना है। इसी से संबंधित आपका देखोगे तो कहाँ पर किसी बायोडाइवर्सिटी में किसी भी फ्लोरा और फौना की स्पीसीज में कमी आ रही है या खत्म हो रहा है या विलुप्त हो रहा है, उसके बारे में
जानकारी लिया जाता है और इसी के आधार पर 1964 में रेड डेटा बुक प्रकाशन शुरू किया गया IUCN के द्वारा, जो 1978 में पूर्ण रूप से विलुप्त प्रजाति की रेड डेटा बुक बन गई। जो पूर्ण रूप से विलुप्त प्रजाति वो रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है जो 1978 में, लेकिन स्टार्ट कब किया गया था? 64 में। कौन करता है? IUCN करता है, याद रख लेना है, ठीक है। तो इतना आप लोग को याद रख लेना है। विलुप्त किसको माना जाएगा भाई? तो किसी भी फ्लोरा और फौना, आपका जंतु या पादप चीजों का, है ना, उनकी जीवों का प्रजाति, कोई प्रजाति पूरी तरीके से 50 वर्ष से दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं चल रही है, तो उसको हम लोग विलुप्त मान लेंगे। तो कितना है? 50 वर्ष। किसी प्रजाति को 50 वर्ष से अधिक समय से आप लोग देख नहीं पा रहे हो तो कि क्या आ जाएगा? आपका कहलाएगा वो विलुप्त प्रजाति, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा IUCN सूची के मुख्य नाम कौन कौन से है भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाता है संवेदनशील प्रजाति वाला, ठीक है। इसको आगे देखते हैं इसको, ठीक है। तो याद रख लेना, अंतिम स्वरूप 50 वर्ष से ना देखी गई हो विलुप्त कहलाएगा। इसको हम लोग आगे देखते हैं, ये आगे में है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, IUCN की संकटग्रस्त कैटेगरी में कौन कौन सा आता है? पहला, ये सबको याद करना है सीक्वेंस भाई, विलुप्त, एक्सटिंक्ट कैटेगरी बोला जाता है, एक्सटिंक्ट EX लिखा रहता है, विलुप्त, जंगल में विलुप्त, जैसे कि वन में विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW लिखा रहता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकल CR, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, नष्ट होने योग्य NT लिखा रहेगा, नियर थ्रेटन्ड, ठीक है, मतलब नष्ट होने के नजदीक है, असुरक्षित या संवेदनशील आपका वल्नरेबल कहलाएगा, ठीक है, कम जोखिम, लिस्ट कंसर्न, कम जोखिम, अभी दिक्कत नहीं है ज्यादा, आपका देखोगे तो लिस्ट कंसर्न, ठीक है, यहां पर संकेतन चिंतित वाला इलाका। उसके बाद अपर्याप्त जानकारी और एक मूल्यांकन ही नहीं किया गया है, ठीक है, याद रख लेना, अपर्याप्त जानकारी, चल रहा है, पूरा डेटा अपने पास आया नहीं है, और एक ऐसी प्रजाति जिस पर काम ही नहीं चल रहा है कि वो है या नहीं है, तो मूल्यांकन नहीं, नॉट इवेल्युएटेड। इस प्रकार से इसका सबसे पहले तो पूछ देगा कि सबसे ज्यादा संकट से कम संकट की ओर आपका इसको जमाने के लिए पूछ सकता है। तो सबसे अधिक जो विलुप्त हो ही चुका है, फिर वन में विलुप्त है, वन क्षेत्र में विलुप्त हो चुका है, कहीं कहीं पर आपका अलग जगह में रखा गया है, फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, फिर नष्ट होने के आपका नियर करीब है, उसके बाद असुरक्षित है, कम जोखिम है। इस तरीके से इसको सीक्वेंस में जमाने पूछ सकता है, पहला चीज। अब देखिए इसी के आधार पर इसको आपका पूरा डिस्क्राइब कर दिया गया है, आपको इसको याद रख लेना भाई, ठीक है, याद रख लेना। यहां पर देखिए अब IUCN की जो कैटेगरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी, इसमें कौन कौन सा जीव शामिल है भाई? भारत से देख लो, भारत के कौन कौन से जीव इसमें शामिल है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में याद रख लेना CR लिखा रहता है। अब इसमें कौन कौन सा शामिल है तो याद रख लेना, कश्मीरी स्टैग कहाँ पाया जाता है? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद फॉरेस्ट आउलेट, ठीक है, फॉरेस्ट आउलेट उल्लू, तो ये देखोगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, राजस्थान और गुजरात में मिलता है, राजस्थान और गुजरात। गंगा सार्क ये कहाँ? तो गंगा नदी अपवाह तंत्र का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। कोंडाना चूहा, ये कोंडाना चूहा रहेगा, तो ये महाराष्ट्र में मिलता है। और इसी में देखिए मालाबार सीवेट, तो ये केरला वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट में मिलेगा, केरला वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट में। तो पूछेगा ना, कश्मीरी स्टैग जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल, फॉरेस्ट आउटलेट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान मिलेगा, राजस्थान गुजरात, गंगा सार्क गंगा नदी क्षेत्र
बंगाल की खाड़ी, कोंडाना चूहा महाराष्ट्र, कोंडाना चूहा महाराष्ट्र, मालाबार सीवेट, मालाबार सीवेट केरल। इस प्रकार से इसको याद रख लेना है, ठीक है। ओके, तो IUCN विश्व की प्रमुख संगठन जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के संरक्षण के लिए काम करता है। इन सब के संरक्षण के लिए कौन काम करेगा भाई? IUCN, IUCN याद रख लेना है, ठीक, ये आपको जानना है। हो गया। इसके बाद बात करते हैं, देखिए भारतीय जैव विविधता, भारतीय जैव विविधता है ना, तो इसमें कौन कौन सा इसका आपका क्षेत्र देखिए, कौन कौन सा भारतीय जैव विविधता के क्षेत्र को देखना है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। भारतीय जैव विविधता के क्षेत्र को देखिए, आप लोग को क्लियर समझ में आएगा। देखिए 4 क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो मलायन जैव विविधता, इथोपियन जैव विविधता, यूरोपियन जैव विविधता और भारतीय जैव विविधता, ठीक है, याद रख लेना। तो इसी में भारतीय जैव विविधता में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, याद रख लेना। भारतीय जैव विविधता पढ़ रहे हैं तो पूरे आपके जैव विविधता को मलायन, यूथोपियन, यूरोपियन और भारतीय जैव विविधता में बांटा गया है, जिसमें भारतीय जैव विविधता को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, याद रख लेना। भारतवर्ष एशिया महाद्वीप में भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु, वनस्पति, भू आकृति ये सब विद्यमान है। इसी कारण देखोगे तो प्राकृतिक वासों की विविधता से जीव जंतु एवं प्राणियों में विविधता भी आती है। तो उनके हैबिटेट या वास स्थान जितना ज्यादा रहेगा, उसकी जैव विविधता, उनकी प्रजातियों की विविधता भी उतनी ही ज्यादा होगी, याद रख लेना। किसी को कोई दिक्कत क्या बताइए यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद देखिए इसी आधार पर जैव विविधता को 4 वर्ग में विभाजित किया। एक तो मलायन क्षेत्र, इथोपियन क्षेत्र, यूरोपियन क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र। हम लोग को किसको जानना है? भारतीय क्षेत्र को जानना है, मेनली भारतीय क्षेत्र को जानना है, ठीक है। लेकिन ये चारों क्षेत्र भारत में दिखाई देते हैं, चारों क्षेत्र भारत में दिखाई देते हैं। जैसे मलायन क्षेत्र भारत का कौन सा है भाई? भारत का कौन सा है? तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, इधर करता हूं। देखिए इसी में आप भारत बना दीजिए, ये है आपका भारत, ठीक है, ये हो गया भारत। तो भारत में आप देखोगे तो याद रख लेना है आप लोग को क्या को भाई? तो देखो भारत में क्या देखना है? मलायन क्षेत्र। मलायन क्षेत्र किसको बोलेंगे? पूर्वी हिमालय की घाटियों, पूर्वी हिमालय ये वाला इलाका, ठीक है, पूर्वी हिमालय, ओके, पूर्वी हिमालय के घाटी, इसको मलायन क्षेत्र बोलेंगे, पूर्वी हिमालय। इथोपियन जैव विविधता, इसको कहां पर को बोलेंगे? ये राजस्थान वाला, राजस्थान वाला, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन देखोगे तो यूरोपियन उच्च हिमालय, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। इसके बाद भारतीय जैव विविधता, तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र को बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय। ये 4 हुआ ना, ये 4 हुआ ना, ये हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी हिमालय, ठीक है, ये राजस्थान और ये यूरोपियन, और ये हो गया आपका राजस्थान वाला इथोपियन। तो हो गया ना भाई, ये इथोपियन है। तो याद रख लेना कहां कहां को क्या क्या बोला जाता है, इसको याद रख लेना, पूछता है ना, इतना आप लोग को जानना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद भारत के हॉट स्पॉट, भारतीय जैव विविधता में 3 चीज देखना है। एक तो भारत के हॉट स्पॉट, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें हम लोग 3 चीज देखेंगे, ठीक है। एक तो हॉट स्पॉट, उसके बाद समुद्री आपका जैव विविधता क्षेत्र, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, ठीक है, और उसके बाद सारे नेशनल पार्क ये सब आ जाएगा, है ना। इसके कंजर्वेशन देखेंगे, संरक्षण में, या आपका इसको लिख दूं, इसमें जो ये देखिए, जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र को 15 भाग और 25 भाग में डिवाइड किया गया है, इसको याद रख, 10 और 15 में, तो आपका बायो क्लाइमेट जोन, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन, इसको देखेंगे।
तो इसको इन सबको हम लोग को देखना है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम लोग क्या को भाई, तो हॉट स्पॉट क्षेत्र को, भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र को। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। देखिए अब आप लोग को शायद स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, है ना। देखिए दिख रहा है भाई, थोड़ा जूम कर करके पढ़ना पड़ेगा। तो हॉट स्पॉट एरिया ऑफ इंडिया, भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र कितने हैं भाई, 4 4 4। और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था बता चुका हूं, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स कब दिया था, 1988 में दिया था, इसको भी याद रख लेना। तो ऐसे स्थान जहां पर जातियों की विविधता, ठीक है, याद रख लेना, जातियों की विविधता, स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट। एक तो विविधता तो है लेकिन उसमें संकट भी बना रहता है, उसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है, याद रख लेना, ठीक है। इसमें जातियों की पर्याप्त विविधता तो है ना, स्थानीय जातियों की पर्याप्त विविधता है, वहां के लोकल जो स्पीसीज है उसकी भी विविधता है, लेकिन उस जीव जातियों पर लगातार संकट बना रहता है। अर्थात जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से जातियों की समृद्धता हो और उनके आवास, उनके वास स्थान में संकट बना रहे, मतलब विनाश का संकट बना रहे, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हॉट स्पॉट कहेंगे, याद रख लेना। मतलब पर्याप्त मात्रा में स्पीसीज की मात्रा पर्याप्त हो और उसके वास स्थान में लगातार नष्ट होने की संकट बना रहे, क्या कहलाएगा, हॉट स्पॉट कहलाएगा, याद रख लेना। विश्व में बात करें हॉट स्पॉट का, तो हॉट स्पॉट का विश्व में बात करेंगे तो याद रख लेना है क्या को भाई, देखिए विश्व में कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अनुसार टोटल कितने हॉट स्पॉट, तो 36, याद रख लेना, 36 हॉट स्पॉट पूरे विश्व में है, जिसमें भारत में देखोगे, भारत में ये क्षेत्र पृथ्वी की ये जो 36 जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है, 2.5% है, याद रख लेना, ठीक है। विश्व की 50 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजातियां आश्रय प्रदान करते हैं इस क्षेत्र में, इसको भी याद रख लेना है। इसके बाद इसमें देखोगे तो 43% पक्षी, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर इन सब की प्रजाति होती है। इसके बाद याद रख लेना क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड, क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड ये क्या करता है आपका, तो वर्ष 2016 के फरवरी महीने में इसको उत्तरी अमेरिका में लाती मैदान को 36वां, है ना, कौन सा, लाती मैदान को 36वां जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित किया। किसने किया, क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के द्वारा। कौन करता है, क्रिटिकली इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड के द्वारा इसको 36वां क्या किया गया, उत्तर अमेरिका में, है ना, उत्तरी अमेरिका में। तो इस मैदान को आपका देखोगे तो क्या किया गया है, बायो हॉट स्पॉट 36वां नंबर का घोषित किया गया है, याद रख लेना, ठीक है। तो टोटल 36 हॉट स्पॉट पूरे विश्व में, भारत में कितने भाई, 4, भारत में 4, कौन कौन सा, हिमालयन क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंदरलैंड। अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो याद रख लेना, इसको मैं मैप में बना देता हूं, जगह छोटा होने के कारण यहां पर ऐसा बना देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए एक तो हो गया हिमालयन क्षेत्र, है ना, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, एक हो गया पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और श्रीलंका इसमें शामिल हो गया, और एक हो गया सुंडालैंड, ठीक है, सुंडालैंड। तो इसको इस तरीके से 4 याद रख लेना है, ठीक है। इतना आप लोग को किसने दिया भाई, नॉर्मन मायर्स, और कब दिया, 1988। हॉट स्पॉट घोषित करने की कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है, किसको हम लोग हॉट स्पॉट करेंगे, और घोषित कौन करता है, CEPF, ठीक है, याद रख लेना, CEPF अभी बताया, ठीक है, ये आपको याद रख। घोषित कौन करेगा, CEPF। घोषित करने के लिए शर्त क्या है, तो याद रख लेना
किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा तब प्राप्त होगा जब ये 3 कंडीशन यहां पर उपस्थित हो। एक तो जातीय बहुतायत, पर्याप्त रूप से स्पीसीज की संख्या हो, फ्लोरा और फौना दोनों का, कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं, संवहनी पौधे, ठीक है, जो आपका मिनरल्स को ऊपर की ओर ले जाता है वहां के। तो जो 1500 या 0.5% पूरे उसका, ये आपका संवहनी पौधे जो वहां पर उपस्थित हो, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा 70% प्राथमिक वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, जो प्राइमरी वहां की वनस्पति है उसमें से 70% नष्ट हो चुकी हो। तो देखिए ये दोनों कंडीशन क्या होता है हॉटस्पॉट के, प्रचुर मात्रा में स्पीसीज की संख्या और लोकल स्पीसीज की संख्या, उसके अलावा उसके वास स्थान या उसके जीव जंतुओं में नष्ट का संकट बना रहना। तो ये दोनों प्रचुर मात्रा को बताता है और ये तीसरा वाला संकट की स्थिति को बताता है, और ये दोनों स्थिति होता है तब जाकर के उसको हॉट स्पॉट कहेंगे, याद रख लेना। किसी कोई दिक्कत यहां तक, हॉट स्पॉट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो जातीय बहुलता, उसके बाद कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय लोकल संवहनीय पौधे वेस्कुलर प्लांट्स, उसके अलावा 70% प्राइमरी जो वनस्पतियां नष्ट हो चुकी हो, जीव जातियों के अस्तित्व पर लगातार खतरा बना हो, है ना, उसके प्रति अस्तित्व के प्रति आशंका बना हो, उसके एग्जिस्टेंस को दिक्कत हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग हॉट स्पॉट एरिया, ठीक है। तो ये हो गया भाई। इसके बाद देखिए समुद्री जैव विविधता को देखेंगे। समुद्री जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें कुछ चीज है इंपॉर्टेंट तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बड़ा ही कर दूं क्या, चलो देख लो, बड़ा कर दे ताकि आप पढ़ पाओ। समुद्री जैव विविधता, मेराइन बायोडाइवर्सिटी रीजन, मेराइन बायोडाइवर्सिटी रीजन, ठीक है, मेराइन बायोडाइवर्सिटी रीजन इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे भाई, तो देखिए ऐसे क्षेत्र जो भारत की कुल समुद्री तट सीमा, समुद्री तट सीमा ये बढ़ गया है ना, बढ़ गया है, याद रख लेना। कुल समुद्री तट सीमा जो 75-16.6 किलोमीटर था वो बढ़ गया है, याद रख लेना, ठीक है। देश की कुल सीमा इतना है, उसके कंपेयर में कितना है ये समुद्री, 1/3 और बढ़ गया है, ठीक है, याद रख लेना। मतलब आप देखोगे ये भारत है, ये देखिए यहां पर भारत, ये भारत है। तो भारत में आप समझ पा रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, समुद्री सीमा है, ठीक है, समुद्री सीमा है। तो ये समुद्री सीमा देखोगे तो भारत के कुल तटीय क्षेत्र से 1/3 से ऊपर हो गया है, याद रख लेना। अब इसी में क्या बनेगा, समुद्री जैव विविधता बनेगा। इसी के क्षेत्र में आप देखोगे तो समुद्री जैव विविधता बनेगा। तो समुद्री जैव विविधता को हम लोग किस रूप में देखेंगे, तो मैंग्रोव क्षेत्र के रूप में देखेंगे, एस्चुरी के रूप में देखेंगे, प्रवाल भित्ति के रूप में देखेंगे, इन सब के रूप में, वेटलैंड्स के रूप में देखेंगे, इन सब के रूप में देखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति को प्रमुख 4 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है, जिसमें अंडमान निकोबार पहला नंबर, लक्षद्वीप समूह दूसरे नंबर, कच्छ की खाड़ी तीसरे नंबर, मन्नार की खाड़ी और ये आपका चौथे नंबर पर, ये प्रवाल भित्ति वाला एरिया है। प्रवाल विरंजन किसको बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम में पढ़ा चुका हूं, तो यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एनसीएमबी को आप लोग को समझना है, क्या को भाई, एनसीएमबी को, एनसीएमबी को आप लोग को समझना है। किसी कोई दिक्कत, एनसीएमबी क्या है, नेशनल सेंटर फॉर मराइन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है, जामनगर गुजरात में। कहाँ, जामनगर गुजरात। समुद्री क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना, समुद्री क्षेत्र में स्थित जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो मेराइन एरिया में उपस्थित है, वैसे बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित करना किसका काम है, एनसीएमबी का काम है,
कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जामनगर गुजरात में, याद रख लेना, ठीक है। तो ये देखोगे सार्वजनिक और प्राइवेट, निजी दोनों, मतलब पीपीपी मॉडल पर काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल पर ये काम करता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये काम करता है, याद रख लेना, ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2023 का रिपोर्ट बताता है कि भारत में विश्व जैव विविधता में भारत का स्थान कैसा है। अगर स्तनपायी जीव, स्तनपायी उसको लें तो 6500 आपका देखोगे विश्व में संख्या है, जिसमें से 432 तो भारत में है। पक्षी ले ले, पक्षी तो इसकी प्रजाति कितना है? 1357 है, जिसमें से 1346 तो भारत में है। उभयचर ले लें, उभयचर तो 11733 है, जिसमें से 700 तो कहाँ पर है? इंडिया में है। कुल इस प्रकार से आप देखोगे तो इतनी प्रजाति याद रख लेना, ठीक है। 1,62,9,511 इतनी प्रजातियों में 99 आपका 99,701 तो अपना कहाँ है? ये 16 लाख ना, सॉरी 16,29,511, 16,29,511 है, तो उसमें 99 आपका 1,701 तो कहाँ पर है? इंडिया में है, केवल इंडिया में है। तो आप लोग को इसको याद रख लें, मतलब इंडिया में देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के नाम पर, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे जैव भौगोलिक क्षेत्र को, ठीक है। पहला हम लोग हॉट स्पॉट देखें, दूसरा आपका मराइन बायोडाइवर्सिटी देखें, और तीसरा बायो जियोग्राफिकल रीजन या आपका बायो क्लाइमेटिक रीजन, इन सबको देखेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भाई, ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। देखिए ये छत्तीसगढ़ में इसको देखना है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये छत्तीसगढ़ में देखना है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, बायो जियोग्राफिकल रीजन, एक होता है बायो जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, याद रख लेना, और एक होता है बायो जियोग्राफिकल स्टेट। बायो जियोग्राफिकल रीजन ये आपका कितने हैं? 10 हैं, 10, ठीक है। कितने हैं भाई? 10 हैं, 10। और बायो जियोग्राफिकल स्टेट प्रदेश कितने हैं भाई? 25। तो भारत में बायो जियोग्राफिकल रीजन पूछे, क्षेत्र पूछे 10, और भारत में बायो जियोग्राफिकल स्टेट पूछे तो आपको 25 लेना है। और भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन पूछे, कृषि जलवायु प्रदेश, तो उसको लेना है 15, ठीक है। कितना? 15। ये क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, याद रख लेना, ठीक है, याद रख लेना। तो इसको आप लोग को नंबर्स को पूछता है सीधा सीधा, इसको याद कर लेना है। उसके बाद देखिए 10 जैव भौगोलिक प्रदेश, मतलब प्रदेश किसको बोल रहा है? 10 जैव भौगोलिक प्रदेश बोल रहा है, तो आपका ऐसे लिखा दिया है जी, तो लिख दिया क्या? क्षेत्र रहेगा ना, क्षेत्र रहेगा, प्रदेश में तो ये आ जाएगा फिर, ठीक है। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र देखोगे तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय, गंगा, उत्तर पूर्व, तटीय और द्वीपीय, ये आप लोग को याद रख लेना, ओके, याद रख लेना है, ठीक। इसको भी आप लोग को एकदम याद रख लेना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 10 कौन कौन सा है, और इसमें छत्तीसगढ़ कौन सा में आता है? छत्तीसगढ़ किस में आता है, इसको आप लोग को बताना है। चलिए कमेंट करके आप लोग बताना कि छत्तीसगढ़ इसमें किस में आएगा, बता ही दीजिए। छत्तीसगढ़ किस में आएगा भाई, बता दो। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आएगा ना, पेनिनसुलर रीजन में, ठीक है, याद रख लेना इतना, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, होप स्पॉट, हार्ट स्पॉट तो देख सब जानते हो, होप स्पॉट किसको बोलते हैं? होप स्पॉट किसको बोलते हैं ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होप स्पॉट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हॉट स्पॉट तो 4 होता है, सब जान गए। होप स्पॉट कौन सा होता है इसको जानो ना भाई। चलो देख लेते हैं। तो ये समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है। होप स्पॉट क्या है? समुद्री संवेदनशील क्षेत्र, मतलब समुद्र का जो सेंसिटिव एरिया होता है उसको बोलेंगे। इसका जो जनक है, इसको देने वाला है सिल्विया अर्ल, अमेरिकी समुद्र विज्ञानी व्यक्ति है सिल्विया अर्ल। किसने दिया होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट? जैसे हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया बोला? नॉर्मन मायर्स। उसी तरीके से होप स्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सिल्विया अर्ल। इन्होंने समुद्री सुरक्षा के लिए मिशन ब्लू चालू कराया। ठीक है, याद रख लें। उद्देश्य क्या है? समुद्री इकोसिस्टम, मतलब मेराइन इकोसिस्टम का संरक्षण और मेराइन इको सेंसिटिव जोन है उसको हम लोग क्या करेंगे? तो सुरक्षित रखने का काम करेंगे। ठीक है, याद रख। भारत के प्रथम होप स्पॉट कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, याद रख लेना। टोटल कितने विश्व में? तो 140 होप स्पॉट है। और याद रख लेना टोटल विश्व में कितने होप स्पॉट हैं? 140। तो इसको याद रख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं आप जैव विविधता के संरक्षण। तो भारत में जैव विविधता के बारे में बात कर लिए, जैव विविधता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग को जैव विविधता का संरक्षण देखना है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिया हूँ, बना के एकदम देखिए। दिख रहा है? बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब तो दिख रहा होगा, लेता हूँ। अब दिख रहा है स्पष्ट। जैव विविधता के संरक्षण, तो अर्थ क्या है? पौधों, जंतु, सूक्ष्म जीव या उनके आवास सबकी सुरक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण। उद्देश्य क्या है भाई? तो विलुप्त होते हुए प्रजाति हैं उसको बचाना, प्राकृतिक आवासों और उसके पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना, अनुवांशिक विविधता को बनाए रखना। अनुवांशिक विविधता क्या होता है आपका? अनुवांशिक विविधता तो याद रख लेना कुल प्रजातियों की संख्या, पारिस्थितिक संतुलन और पारिस्थितिकी सेवाओं को सुरक्षित रखना, ये सब। ठीक है, भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये हो गया। तीसरा देख लेते हैं संरक्षण की प्रमुख विधि। तो इसके लिए इन सिटू मेथड और एक्स सिटू मेथड। इन सिटू मेथड में वहीं पर उसके प्राकृतिक आवास में ही जीव जंतुओं की सुरक्षा किया जाएगा, और एक्स सिटू में उसके प्राकृतिक आवास से दूसरे जगह शिफ्ट करके वहां पर उसके वातावरण के उसके अनुकूल वातावरण बना करके संरक्षण किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल को पूछता है तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपका बायोस्फीयर रिजर्व, सामुदायिक या संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इकोसिस्टम, आपका इकोसिस्टम कम्युनिटी कम्युनिटी रिजर्व। इसके एग्जाम्पल देखोगे एक सिटू में तो चिड़ियाघर आपका जू आ जाएगा, वनस्पति बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, बीज बैंक आ गया, जीन बैंक आ गया। ठीक है, जीन बैंक है ना, ये सब आ जाएगा। तो इसको याद रख लेना, यही पढ़ना है मेन, ये सबको। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सबको पढ़ना है। ठीक है, उपवन, पवित्र उपवन, पान, आपका ये सब जानना है। ठीक, तो इस सबको हम लोग को देखना है। अब भारत में इसके लिए पहल क्या क्या किया गया है, पहल क्या क्या किया गया है देख लो। देखो, तो इसके लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब भाई? 2002 में। तो 2002 दिखा जा, 2002 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, इसके लिए मैब कार्यक्रम लाया गया, मैब कार्यक्रम। ठीक है, याद रख लेना। ओके, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये सब भारत की पहल है जैव विविधता के संरक्षण के लिए।
याद रख लेना। इसमें एक चीज याद रख लेना है आपको, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू प्राकृतिक आवास में संरक्षण, प्राकृतिक आवास के बाहर कहीं अन्य स्थान पर संरक्षण, इसको जानना है। अब देखिए में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क को क्वेश्चन में पूछता है, याद रख लेना भाई, नेशनल पार्क को क्वेश्चन में पूछता है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके ही बताता हूँ, आप लोग को समझ में आएगा। 106 नेशनल पार्क, ये बढ़ गया है, 107 भी हो गया है, देख लेना। 106 है अभी तो 106, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान ये अपडेट होते रहता है ना, किसी को नेशनल पार्क का दर्जा, बायोस्फीयर का दर्जा या अभ्यारण्य के दर्जा, तो उसके संख्या को नहीं पूछेगा कभी, और पूछेगा तो आपको एक बार अपडेट करके जाना है जिस समय एग्जाम रहेगा, ठीक है, याद रख लेना। तो 106 याद रख लेना। अभी उत्तर भारत के कौन कौन से या केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क है, सब नेशनल पार्क को एक बार पढ़ के ट्रेस करना है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो कौन कौन से नेशनल पार्क आप लोग को दिखाई देगा। तो इसमें दचीग्राम है, कजीनाग है, हेमिस है, किश्तवाड़ है, सलीम अली है। इसमें हेमिस इंपॉर्टेंट, दचीग्राम इंपॉर्टेंट, देख लो। हाईलाइटेड चीज जो इंपॉर्टेंट है उसी को हाईलाइट कर रहा हूं, दचीग्राम, ठीक है। सलीम अली जिसको सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश आएंगे, नीचे आएंगे तो ग्रेट हिमालयन, ये इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही पहला है, 1936, याद रख लेना जिम कार्बेट। राजा जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड। नंदा देवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंदा देवी माउंटेन भी है, ठीक है, माउंटेन का पीक पॉइंट है। फूलों की घाटी नंदा देवी उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, अस्कोट, तो उत्तराखंड तो एकदम इंपॉर्टेंट है। पंजाब में सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा में है आपका कालेसर सुल्तानपुर, ये भी सुल्तानपुर इसमें हरियाणा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान देख लो, राजस्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रणथंभौर, सरिसिका, आपका मुकुंदा हिल्स है ना, मुकुंदा हिल्स, केवलादेव पश्चिम बिहार, भरतपुर, याद रख लेना। तो इसमें 4 याद रख लेना, रणथंभौर है ना, मुकुंदा हिल्स, सरिसिका और केवलादेव, इसको याद रख लेना, ठीक, इतना हो गया। मध्य भारत में आ जाएं, उत्तर प्रदेश में दुधावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना भाई, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में नहीं है लेकिन आप मध्य प्रदेश में 11 याद रख लेना, ठीक है। इसमें कान्हा, बांधवगढ़, पेंच सब इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी, सतपुड़ा, पन्ना, माधव, वन विहार, आपका रातापानी, खूनो, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में 3 ठो नेशनल पार्क है, किसी को नहीं भूलना है भाई। इंद्रावती कहाँ, बीजापुर। गुरु घासीदास, ये आपका याद रख लेना, इसी को संजय गांधी कहा गया। कहाँ पर है, तो कोरिया सूरजपुर वाला इलाका में है। मनेन्द्रगढ़ भी आएगा। कांगेर घाटी बस्तर। बिहार में वाल्मीकि ये याद कर लेना। झारखंड में पलामू और बेटला, पलामू इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गिर, ब्लैक बक और मरीन। महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, तादोबा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। आपका पेंच। उसके बाद गोवा में मोल्लेम और दमन दीव में नानेड़, बहुत सारा है लेकिन इसको याद मत करोगे, नहीं करोगे तो पर भी चल जाएगा। दक्षिण भारत का याद रखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में एक बार आप लोग इसको पूरा पढ़ोगे ना भाई, मैं अभी सरसरी नज़र से कर दे रहा हूँ क्योंकि याद करना है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझाऊं, ये आपके मेमोरी के ऊपर है, इसको याद करना है, ये नोट्स मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में देखिए पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा वेंकटेश्वर, याद रख लेना। तेलंगाना में कथाल करके, कर्नाटका में कर्नाटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांदीपुर नागरहोल, याद रख लेना, ठीक है, बांदीपुर नागरहोल। केरला में एरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट वैली, अन्नामलाई याद रख लेना। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी याद रख लेना। तमिलनाडु में मुथुमलाई याद रख लेना है। गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी आपका ये मुथुमलाई और गल्फ ऑफ मन्नार, इसको याद रख लेना, ठीक है, ये आप लोग जानोगे। पूर्वोत्तर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। असम में मानस, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है।
डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा नेशनल पार्क डिब्रू सैखोवा असम में है, ठीक है। आपका इसी में ओरांग, देहांग देबांग ये सब जाना है, राइमोना। अरुणाचल प्रदेश को याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा ये आपको याद रख लेना, पाकोई। और मेघालय में नोकरेक नोकरेक नोकरेक। मणिपुर में किम्बुल लामझाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किम्बुल लामझाओ नोकरेक मेघालय। मिजोरम में ब्लू माउंटेन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, नागालैंड में इटांकी। ये सब आप लोग को याद करना है पूरे भारत में, एक लिस्ट बना करके इसको, ठीक है। मैप में इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट कर दिया हूं, उसको याद रख लेना, ठीक है। इसी में भारत का पहला नेशनल पार्क आप देखोगे तो हेली नेशनल पार्क, जो अभी का जिम कॉर्बेट है। हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट को ही बोलते हैं। इसी को आपका नेशनल पार्क बनाया गया 1936 में, ये आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यान में आपका काजीरंगा आ जाएगा, मानस आ जाएगा, नंदनवन आ जाएगा, सुंदरवन आ जाएगा, पश्चिमी घाट आ जाएगा, ये सब है। तो इन सबको याद रख लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है इसको मैं कंपेयर करके बताया हूं, तो वहां पर देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यारण्य की बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या के बारे में बात करेंगे भाई? अभ्यारण्य। 573 अभ्यारण्य है अभी भारत में ना, 573 अभ्यारण्य दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, दिख रहा है ना भाई? छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन आप लोग को इसको पढ़ना है, ये नोट्स हमें मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, उसको आप लोग पढ़ोगे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन सा कहाँ है, अभ्यारण्य कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग को ये संख्या याद रख लेना। WPA 1972 के तहत अधिसूचित किया गया है, इसको याद रख लेना है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं भाई, कितने अभ्यारण्य हैं? कमेंट करके बताइएगा। ये थोड़ी नहीं बताऊंगा, इतना ईजी थोड़ी नहीं बताऊंगा यार। छत्तीसगढ़ में कितने हैं ये आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना। छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य बोल रहा हूँ ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह याद रख लेना, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 की धारा 18 में, उसके तहत अभ्यारण्य को अधिसूचित किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो आपका बना है, तो वाइल्ड आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है 1972, उसके धारा 18 सेक्शन 18 में क्या, तो उसी के अंतर्गत जो अभ्यारण्य है उसको अधिसूचित किया जाता है, याद रख लेना। अभ्यारण्य में जो शिकार करना होता है वो थोड़े बहुत तक चलता है, बाकी तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है, ठीक है। तो याद रख लेना इसको। पहला अभ्यारण्य कौन सा? वही जिम कॉर्बेट वाला है, ठीक है, याद रख लेना। सबसे अधिक अभ्यारण्य कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, याद रख लेना, ठीक है, ओके। तो ये सब जानना है, ठीक। अब गिर अभ्यारण्य किसके लिए? एशियाई शेर के लिए, सिंह के लिए इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा तो एक सिंग वाले गेंडा के लिए इंपॉर्टेंट है। केवलादेव तो ये प्रवासी पक्षी के लिए, माइग्रेंट जो पक्षी है उसके लिए है। आपका कर्नाटक का है ना, कर्नाटक का आपका देखोगे तो हाथी के लिए है, ठीक है। आपका पेरियार हाथी के लिए है, दुधावा बारासिंगा के लिए है, याद रख लेना, ठीक। तो इतना आप लोग को जानना है। इसके बाद आप देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, इसके बारे में बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको शॉर्ट में निपटा दिया है ना, उसको आप लोग एक बार पढ़ लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इस कारण नेशनल पार्क को पूरा एक बार समझाया। अब थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, है ना। बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है भाई भारत में? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जैव आगार क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व किसे बोलेंगे? तो जहां जैव विविधता का संरक्षण करते हुए सतत विकास को बढ़ाया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, याद रख लेना। यूनेस्को के मैब कार्यक्रम, मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम, मैन एंड आपका, तो मैब लिखा रहता है इसको, ठीक। या यूनेस्को के मैब के तहत गठित किए जाते हैं बायोस्फीयर, याद रख लेना। पहला 1986 नीलगिरी, भारत में इसका आरंभ नीलगिरी आपका बायोस्फीयर रिजर्व पहला है,
याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें संरक्षण भी होगा, विकास भी होगा और सहयोग भी होगा, ये आप लोग को जानना है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व के ना इस क्षेत्र को पूछा गया था, मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और संक्रमण जोन होता है। तो कोई भी बायोस्फीयर के 3 क्षेत्र होते हैं, ये बीच वाला कोर याद रख लेना, कोर क्षेत्र, ठीक है। और आपका ये कोर क्षेत्र हो गया, उसके बाद ये बफर क्षेत्र हो गया, ये आपका ट्रांजिशनल संक्रमण क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को जानना है। ये गलत बता दिया क्या? हाँ ठीक, तो ठीक बताया था, ठीक बताया था। तो इसको याद रख लेना, ओके। अब कोर क्षेत्र में कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी वो वहाँ के अधिकारी हैं वही कर सकते हैं, किसी को उस वहाँ पर मानवीय एक्टिविटी के लिए प्रतिबंधित किया रहता है, कोई नहीं जा सकता, ठीक है। बफर क्षेत्र में ट्रेनिंग या किसी को एजुकेशन, प्रशिक्षण, शिक्षण, इन सब से संबंधित वहाँ पर काम किया जाएगा। और संक्रमण क्षेत्र में देखोगे, संक्रमण क्षेत्र में तो कृषि, पर्यटन, मानव बस्ती, अन्य गतिविधि हल्का फुल्का किया जा सकता है। कितने हैं भाई? 18। कितने? 18। पहला इसका सीक्वेंस पूछ सकता है काल क्रम या स्थापना क्रम के आधार पर। स्थापना क्रम, नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, 1986। नंदा देवी उत्तराखंड, 1988। नोकरेक मेघालय, 1988। मानस असम, ठीक है, मानस असम कहाँ? 89। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, 89। सिमलीपाल उड़ीसा, 94, ठीक है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, 97। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 99। अचानक मार अमरकंटक आपका कौन सा? छत्तीसगढ़, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रख लेना। तो ये आपका 14वें क्रम का है, ठीक है। इसमें गलत लिखा है, 9वें क्रम लिखा है, वो गलत है। तो ये 14वें क्रम का है, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो एमपी से लगा हुआ। पानी पी लेता हूँ भाई। 2005 ये 2000 गलत है ना, ये 2000 गलत है, 2000 में नहीं है। कच्छकरण ये आपका सबसे बड़ा है ना, कच्छकरण सबसे बड़ा है। डिब्रू सैखोवा सबसे छोटा है, आपको बताया था, है ना। तो आपका अगस्थमलाई केरल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है ना, एक तरफ जो बायोस्फीयर रिजर्व के नाम दे देगा और एक तरफ उसके राज्य को दे देगा। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ग्रेट निकोबार अंडमान आपका ढेंचू सिक्किम, ठीक। पन्ना एमपी, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, गुरु घासीदास ये नहीं है भाई, ठीक है, याद रख लेना। ये गलत छप गया थोड़ा सा इसमें, है ना, गलत ले लिया गया है। बाकी 18। तो ये आप लोग को जानना है। अचानक मारा हमारा कंटक है छत्तीसगढ़ से, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप लोग को याद रख लेना, ठीक। किसी कोई दिक्कत? यहाँ पर देख लेते हैं और थोड़ा बात कर लेते हैं इसके प्रमुख पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो देखो, भारत का प्रथम नीलगिरी, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरवन, उच्च हिमालयी क्षेत्र का नंदा देवी, नोकरेक मेघालय का एकमात्र पन्ना टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व यहाँ। ग्रेट निकोबार जैव विविधता और समुद्री विविधता दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये आपका गलत है, ठीक, याद रख लेना। उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, ये नहीं पूछेगा, है ना। कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो जैव विविधता अधिनियम 2002, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। मैप कार्यक्रम कौन चलाता है? यूनेस्को चलाता है। मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम कौन चलाता है? यूनेस्को। नेशनल आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये आप लोग को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तो विश्व का पहला बायोस्फीयर रिजर्व आपका यूएसए में है। भारत में सबसे अधिक अचानक मार कंटक, ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व का प्रतीक चिन्ह मैप लोगो याद रख लेना मैप का। तो ये आप लोग को जानना है। भारत में 18, पहला 86 नीलगिरी, तो ये आपको जानना है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरवन, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका कच्छकरण, और सबसे छोटा डिब्रू सैखोवा।
तो इस तरीके से आप लोग को याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, ये कंप्लीट आपका हो गया। इसके बाद देखिए इको सेंसिटिव जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन थोड़ा सा और बचा है ना, 10 मिनट में कवर कर देंगे। इतना समय हो गया, 10 मिनट में ख़त्म करेंगे इस टॉपिक को। 10 मिनट में, बड़ा टॉपिक है लेकिन एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में जो पूछा जाता है वही नोट्स में है, इतना ही पढ़ के जाना और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन कहने का मतलब है आप लोग को समझना है कि जो नेशनल पार्क होता है, अभ्यारण्य होता है, मान लीजिए नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क जो भी है, इस पार्क से 10 किलोमीटर के रेडियस में, कितने किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर के रेडियस में, 10 किलोमीटर का रेडियस वाला ये जो क्षेत्र होगा इसी को कहा जाएगा इको सेंसिटिव जोन। क्या कहा जाएगा? इको सेंसिटिव जोन, याद रख लेना। तो चारों ओर 10 किलोमीटर का जो एरिया है ना, ये जो 10 किलोमीटर का एरिया है इसी को कहा जाएगा इको सेंसिटिव जोन, याद रख लेना, ठीक, ये आप लोग को याद रख लेना है। 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है उसी के अंतर्गत इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, याद रख लेना, इसको एकदम से जानना है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करते हैं। इको सेंसिटिव जोन कुल कितना है भाई? 182 है। इको सेंसिटिव जोन कुल कितने? 182 है, याद रख लेना। और प्रथम समुद्री पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? MESZ बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अब इंपॉर्टेंट इतना हो गया ना, इतना हो गया इंपॉर्टेंट बात कि किसको हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे, किसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहेंगे, किसको हम लोग आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे, ये सबको अंतर को जानना है। तो एक बार इसको अंतर को हल्का फुल्का आप लोग देख लीजिए, काम चल जाएगा। 5-6 पॉइंट में है, फिर काम चल जाएगा। देखिए सॉरी, चलिए देखिए, तो इसको समझना है। सबसे पहले नेशनल पार्क, नेशनल पार्क सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित वन्य जीव अभ्यारण्य, निजी कार्य की अनुमति होगी, सरकार द्वारा पूर्णतः। ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये आपका नेशनल पार्क, ठीक है। सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु इसके जो बायोस्फीयर 3 क्षेत्र होता है ना, इसका बफर कोर और ट्रांजिशनल जोन। तो बफर कोर, ट्रांजिशनल, तो इसके बाह्य वाला क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होगी। पूर्णतः ये आपका सरकारी द्वारा प्रतिबंधित होगा। किसी विशिष्ट पशु जैसे कि बाघ, दरियाई घोड़ा, हाथी, गैंडा, इसके लिए नेशनल पार्क होता है। जीवों की प्रजाति जैसे कि फ्लोरा और फौना, सबको संरक्षित करने के लिए वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा नंबर, किसी विशेष जो जीव जंतु है उसको संरक्षित करने के लिए नेशनल पार्क है। इसमें सारे प्रजातियों को किसी क्षेत्र विशेष के उसको अभ्यारण्य में डालते हैं। संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को, लोकल एरिया को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, याद रख लेना। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर रोक, इसमें वाणिज्यिक जो कमर्शियल एक्टिविटी है जैसे कि वहां से फल लाना, लकड़ी लाना, थोड़ा बहुत कुछ काम, तो वो होता है अभ्यारण्य में। बफर जोन में पूरी तरीके से वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होगी, परंतु कोर क्षेत्र में नहीं होगी, याद रख लेना, ये आपको जानना है। तो ये तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, इसकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया के द्वारा, इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता, लगभग मान लिया जाता है, और इसकी सीमाओं का निर्धारण ये भी प्रशासनिक आधार पर होगा। पर्यटन की अनुमति होती है, नेशनल पार्क में जाते हैं इसमें भी होगी, और यहाँ पर आपका पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। कुछ क्षेत्र में रहेगा, बाकी तो नहीं रहेगा, कोर क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं रहेगा।
तो वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन किया जाएगा, वैज्ञानिक रूप से इसमें भी, इसमें भी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये आपको एकदम से याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पवित्र उपवन, ये भी आता है किसमें, इन सिटू कंजर्वेशन में। किसमें भाई, इन सिटू कंजर्वेशन में। देख लो पवित्र उपवन किसको बोलते हैं, पवित्र उपवन दिख रहा होगा, है ना। इससे बड़ा नहीं कर सकता यार, कर दूं क्या, थोड़ा कर देता हूं यार, है थोड़ा सा। देखिए पवित्र उपवन से बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। तो IUCN के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है, प्रकृति की आराधना का एक रूप, फॉर्म ऑफ नेचर वार्शिप, प्रकृति की आराधना का एक रूप, ठीक है। उपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोगों, जहां पर लोगों की आस्था होती है, प्राकृतिक लगाव होता है वहां पर, उसको हम लोग बोलेंगे पवित्र उपवन। ऐसे क्षेत्र जहां पर हमारी आस्था बने, हमारा लगाव हो, उसको कहेंगे पवित्र उपवन, याद रख लेना, ठीक है। ओके, याद रख लेना, ओके। भारत में पवित्र उपवन देखें तो उत्तर पूर्व हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तटीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार और पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र, ये सब क्या है, तो पवित्र उपवन वाले क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर प्रमुख स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों की संरक्षण किया जाता है। ये आप लोग को जानना है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पवित्र उपवन प्रजाति कौन कौन सी है, एसर लेविगेटम, ये याद नहीं करोगे तो पर भी चल जाएगा, साइटस लेटोपेस, ठीक है, लेटिपेस, ये सब याद रख लेना, ठीक है। तो याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए भारत में पवित्र उपवन के स्थानीय नाम और राज्य कहाँ कहाँ पर है। देखिए पवित्र उपवन आंध्र प्रदेश में है, याद कर लो, कहाँ, आंध्र प्रदेश। गुम्पावन, गुम्पावन अरुणाचल प्रदेश में है। देवराय और पन्ना गोवा में है, गोवा में। सरना देखोगे झारखंड, ये सब पवित्र उपवन के नाम है। देवारा काडू कर्नाटक में, देवारा काडू कर्नाटक में, देवारा काडू कर्नाटक, याद कर लेना, देवारा काडू कर्नाटक। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है, किसी की दिक्कत। इसमें सारकाऊ देखोगे केरल, केरल। इसी तरीके से देवराय, ये आपका महाराष्ट्र, देवगुड़ी, आपका मोहाक मणिपुर, गमखाया मोहाक बोलते हैं। कीलांग लिंगदोह, ये आपका मेघालय हो जाएगा। जाहेरा ठाकुरमा उड़ीसा, कोविल काडू पुडुचेरी। इतना नहीं कर पाओगे, कर पाओगे तो कर लेना भाई, अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो पर भी ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये वाला क्षेत्र से इसमें कुछ कुछ पवित्र उपवन ये कहाँ पर है ये पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, ओके, ये हो गया, ओके, ये कंप्लीट। इसके बाद देख लेते हैं भाई एक्स सिटू, इन सिटू वाले कंजर्वेशन के सारे तथ्यों को तो देख लिया, अब हम लोग देख लेंगे क्या एक्स सिटू के कंजर्वेशन के सारे तथ्यों को। एक्स सिटू, एक्स सिटू में सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या आता है। तो इसमें बीज बैंक आएगा, जीन बैंक आएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन आएगा, बॉटनिकल गार्डन आएगा और जू आ जाएगा, चिड़ियाघर बोलते हैं जू। तो सबसे पहले तो पूछता है कि एक्स सिटू के अंतर्गत कौन सा होता है और एक इन सिटू के अंतर्गत कौन सा होता है, तो इसको याद कर लेना, सबसे पहले यही पूछा जाता है। अब आप लोग को क्या देखना है, तो यहाँ पर समझिए, आप लोग को समझना पड़ेगा कि एक एक को हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना, छोटा छोटा। जैसे कि ना एक्स सिटू क्या होता है कि उसके प्राकृतिक आवास स्थान से दूसरे जगह में ले जा करके उस प्रजाति या जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है, याद रख लेना एक्स सिटू। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे सीड बैंक, बीज बैंक। बीज बैंक को देखोगे तो बीज बनाकर, बीजों को सुखाकर, ठीक है, बीजों को सुखाकर उसको सुरक्षित करके रखा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, याद रख लेना, उत्तम बीजों का सुरक्षा, याद रख लेना। जीन बैंक देखोगे तो इसके जेनेटिक मटेरियल का संग्रहण, स्टोर करके उसको कंजर्व किया जाता है। डीएनए, आरएनए, बीज, परागण, ऊतक, आपका स्पर्म जो होता है, इन सब का, भ्रूण का, ठीक है, याद रख लेना।
इसके बाद आप क्रायो प्रिजर्वेशन देखोगे तो जो सेल, टिश्यू, अंग, बीज ये सब होता है उसको ना नाइट्रोजन में, द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में एकदम निम्न तापमान पर, निम्न तापमान कहने का मतलब है -150 डिग्री सेल्सियस, -150 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्या किया जाता है, डाल करके रखा जाता है। ठीक है, सेल, टिश्यू वो लॉन्ग टर्म तक रह जाता है। तो इस प्रकार से इसका कंजर्वेशन किया जाता है। इसके बाद देखिए बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन में देखोगे तो पौधों का संग्रहण किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा, संवर्धन किया जाएगा और उसको प्रदर्शन भी किया जाता है, याद रख लेना। तो दुर्लभ या लुप्त प्राय पौधे जो होते हैं या उसकी प्रजाति है उन सबको यहाँ बॉटनिकल गार्डन में रखा जाता है। भारत के प्रमुख बॉटनिकल गार्डन में आप देखोगे तो पश्चिम बंगाल का बॉटनिकल गार्डन है जो हावड़ा में है, वो सबसे पुराना भी है, उसको याद रख लेना। लालबाग का बॉटनिकल गार्डन बेंगलोर में है। और आपका राष्ट्रीय बॉटनिकल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ। राष्ट्रीय बॉटनिकल अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय बॉटनिकल अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इसको भी याद रख लेना है। इसके बाद आप बात करोगे तो देखिए हम लोग बात करते हैं चिड़ियाघर, जू के बारे में। जू के बारे में तो चिड़ियाघर किसको बोले, वन्य जीवों को अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों में रखकर उनका संरक्षण किया जाना, याद रख लेना। ठीक है, इसमें आप भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों को देख लीजिए। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली 1959, इसमें मैसूर चिड़ियाघर ये आपका भारत का पुराना है 1892 कर्नाटका में। अलीपुर चिड़ियाघर आपका कोलकाता। नेहरू प्राणी उद्यान आपका बॉटनिकल गार्डन जू गार्डन है कहाँ, हैदराबाद में। तो इन सबको जानना है। तो इस प्रकार से ये क्या है आपका बॉटनिकल गार्डन, जू आ गया। इसी में आपका देखोगे चीन बैंक, बीज बैंक। ठीक है, ये सब क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब क्या है, एक्स-सिटू। मतलब जिस स्थान पर वो रहता है उसको निकाल करके बाहर में रखा जाता है, उसके अनुकूल वातावरण बना करके एक्स-सिटू आता है। तो इतना आप लोग को कंफर्म क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए भाई। और किसी को कोई दिक्कत क्या, और किसी को कुछ दिक्कत क्या, हो गया ना, हो गया कि नहीं, हो गया ना, समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्लियर हुआ? तो हम लोग क्या क्या देखे, एक तो बायोडाइवर्सिटी देखे, बायोडाइवर्सिटी देखे है ना, बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लिए है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट। उसके बाद इसके बारे में चर्चा कर लिए कंप्लीट। इसके बाद भारत में बायोडाइवर्सिटी देखे, भारत में बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, भारत में बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 रूपों में देखा। क्या, 3 रूपों में। ठीक है, ठीक, 3 रूपों में देखा। एक तो हम लोग हॉट स्पॉट के रूप में देखे, उसके बाद हम लोग मेराइन बायोडाइवर्सिटी के रूप में देखे। ठीक है, मेराइन डाइवर्सिटी बोले। और एक हम लोग देखे क्या, जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, ठीक है, जियोग्राफिकल रीजन या आपका उसके स्टेट के तौर पर देखे। ठीक है, जियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी रीजन और उसके स्टेट के रूप में देखे। उसके बाद हम लोग क्या बात किए भाई, कंजर्वेशन पर बात किए। कंजर्वेशन पर बात किए तो इसको हम लोग इतने 2 पार्ट में देखा। एक तो इन सीटू और एक एक्स-सिटू के बारे में बात किया। ठीक है, एक्स-सिटू के बारे में। तो इन सीटू में हम लोग पूरे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, आपका पवित्र उपवन, ठीक है, स्कार्ड आपका बोलते हैं। और एक्स-सिटू में बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, आपका बॉटनिकल गार्डन, जू गार्डन, ये सब देख लिया। तो इस प्रकार से आज का ये रहा कंप्लीट। ठीक है, ये इतना को हम लोग देखे हैं। अब इसमें पूरा बायोडाइवर्सिटी में हम लोग और बहुत सारे चीज़ देखे हैं ना। ये सब करने के बाद इसके कंडीशंस, किसको बायोडाइवर्सिटी हम लोग इसको बायोडाइवर्सिटी या आपका हॉट स्पॉट के लिए हम लोग देखें। इसमें अलग हॉट स्पॉट को अलग से देखे, फिर इसको अलग से देखे, इसको अलग से देखे। तो ये इस तरीके से, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, है ना। इस तरीके से हम लोग कवर किए हैं।
तो ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, पीडीएफ को आप ध्यान से पढ़िएगा, इतना करके चले जाओ, खत्म। अगला पीडीए पीडीई है ना, यूनिट में पीडीए यूनिट में पीडी यूनिट में 3 टॉपिक और बचा हुआ है, 3 टॉपिक और कवर करेंगे, 3 दिन में ख़त्म करना है। एक तो आपका मानव और पर्यावरण, मानव व पर्यावरण के बीच में संबंध बताना है, एक बचा है। दूसरा हम लोग देखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा में हम लोग सौर ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा, ये सब देखेंगे ऊर्जा। और तीसरा हम लोग देखेंगे इन पूरे पर्यावरण से संबंधित एक्ट, सम्मेलन और संस्थान, तो ये मिल जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट सब टाइप रहेगा। ये 3 पार्ट को हम लोग और 3 दिन में ख़त्म कर देंगे और हमारा पीडीई का यूनिट ख़त्म। उसके बाद अगस्त और सितंबर 2 महीने में हम लोग को पूरा ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ेदार लगा होगा। मज़ेदार लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, ठीक है। और लगातार मेरे से जुड़े रहिएगा। 2 महीने में हम लोग पूरा सीजी सेट का पार्ट 1 कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा आप लोग सब्जेक्टिव को अपने से पढ़िए, सीजी सेट कंप्लीट रूप से निकलेगा, गारंटी रूप से निकलेगा, देख लीजिए। अगर आप लोग डेडिकेटेड होगे, करना चाहते होगे तो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा करें, देखते हैं। ये दोनों तीनों में से कोई सा भी एक को करना है। 3 दिन में तीनों को ख़त्म कर रहा है यार, सीधा बात। 3 दिन में इन्वायरमेंट वाला ये पीडी वाला सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो हो गया आज के लिए इतना ही, थैंक यू। लाइक कर देना।